सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मिल और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं कस्टमर राइट पॉलिसी। ठीक है, इससे पहले हमने आर्टिकल्स किए थे और बैंक स्टडी का एक केस किया था। तो इंग्लिश के जो ग्रामर है उसका भी टॉपिक हम लेके आते रहते हैं और आगे जो वीडियो कंटिन्यू रहेंगी ताकि आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है वो भी आपका साथ के साथ होता रहे। क्योंकि जो बैंक का देखिए वैसे है तो बैंक का तो वैसे आप बैंक में हो तो आपका वो रिवीजन होती रहती है, लेकिन इंग्लिश की रिवीजन आपकी नहीं होती, इसलिए इंग्लिश भी हमने अभी से स्टार्ट कर दिया। तो आज का टॉपिक है कस्टमर राइट्स पॉलिसी। और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारा सिलेबस बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले कस्टमर राइट्स पॉलिसी में सबसे पहले आता है कि कस्टमर कौन होता है। ठीक है, जो हम बोलते हैं कि कस्टमर है, तो कस्टमर की डेफिनेशन क्या होती है? ए पर्सन हु इज होल्डिंग एनी काइंड ऑफ बैंकिंग रिलेशनशिप, यानी कि ऐसा पर्सन जिसकी बैंक के साथ किसी भी टाइप की कोई भी रिलेशनशिप हो, और मे बी ए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, या फिर वो पर्सन जो कि फ्यूचर में जो बैंक के लिए कस्टमर बनने वाला हो, उसे हम बोलते हैं कस्टमर। उस पर्सन को हम बोलते हैं कस्टमर। और दूसरा, ट्रांजैक्ट और डील्स विद सर्टेन काइंड ऑफ गुड्स और सर्विस, या फिर बैंक के साथ कोई डील करता है या ट्रांजैक्शन करता है, किसी भी तरीके के गुड्स और सर्विस लेता है बैंक के साथ, तो उसे बोला जाएगा कस्टमर। एंड ऑल ऑफ दीज आर फॉर ए कंसिडरेशन। ठीक है, और ये सारा का सारा जो होता है किसी यानी कि मकसद के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि फालतू में ही कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, कंसिडरेशन हमने कब पढ़ा था? जब हमने होल्डर इन ड्यू कोर्स पढ़ा था, यानी कि किसी काम के बदले कोई काम कर रहा हो या उसके बदले फंड दिया जा रहा हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कंसिडरेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वाई डू कस्टमर्स लीव, यानी कि आपके बैंक में जो कस्टमर्स हैं तो वो कस्टमर एक बैंक से दूसरे बैंक में या फिर आपके बैंक से क्यों छोड़ के चले जाते हैं। तो उसका मेन कारण क्या होता है? देखिए, 1% जो कस्टमर होता है डेथ हो जाती है। अब कोई भी कस्टमर देखिए डेथ भी होगी, तो जैसे ही डेथ होगी तो उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, यानी कि। लेकिन ऐसे कितने कस्टमर हैं? 1%। उसके बाद 3% मूव अवे, 3% जो मान लो किसी लोकेशन पर रह रहे हैं वहाँ से चले गए हैं। उसके बाद 5% डेवलप अदर रिलेशनशिप्स, यानी कि किसी दूसरे बैंक के साथ हमारा रिलेशनशिप उनके साथ बन गई है। ठीक है, उसके बाद 9% लीव फॉर कंपेटिटिव रीजन्स, यानी कि मान लो कोई सर्विस आपके बैंक से बेहतर किसी दूसरे बैंक में मिल रही है तो उस बैंक में वो चले जाते हैं, तो वो हो गया लीव फॉर कंपेटिटिव रीजन्स। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो होता है 68%, 68% लीव ड्यू टू रूड और डिसकर्टियस सर्विस, यानी कि जो बैंक स्टाफ है उसका रूड बिहेवियर और डिसकर्टियस, यानी कि जिसे हम बोलते हैं गलत शिष्टाचार। ठीक है, उस तरीके से अगर मान लो कोई भी बैंक कर्मचारी किसी भी कस्टमर के साथ बातचीत करता है तो सबसे ज़्यादा जो कस्टमर खोने का जो कारण होता है वो ये होता है। अब इसी के रिगार्डिंग मैं आपके लिए एक वीडियो भी लेके आऊँगा जो कि होगी हमारे पास आरटीआई से रिगार्डिंग। ठीक है, आरटीआई से रिगार्डिंग वीडियो होगी। एक आरटीआई मैंने लगाई है एसबीआई के ऊपर। ठीक है, तो वो क्यों लगी है और आगे से उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो वो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। अभी रिस्पॉन्स नहीं आया है, अभी तो सिर्फ फ़ोन ही कर रहे हैं कि आप जो मामला है उसे सुलझा लीजिए। तो लेकिन जैसे ही रिप्लाई आता है तो क्या रिप्लाई आया है तो वो सारा का सारा मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास बैड सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो बैड सर्विस होती है वो कौन कौन सी होती है? जिसमें कन्फ्यूजिंग ऑटोमेटेड और सेल्फ सर्विस हो, यानी कि जो सेल्फ सर्विस जो दी जा रही है वो कन्फ्यूजिंग हो। ऑटोमेटेड सेल्फ सर्विस, फॉर एग्जांपल जैसे प्रिंट होता है, पासबुक प्रिंट का मान लो ऑप्शन दिया गया है कि आप मशीन से करा लीजिए, लेकिन मशीन में अगर कस्टमर को समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से करना है, या आपने बोल दिया कि नेट बैंकिंग आप यूज कर लीजिए, लेकिन कस्टमर को समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से करना है, यानी कि जो ऑटोमेटेड सेल्फ सर्विस है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, तो ये होती है बैड सर्विस। लॉन्ग वेट्स, यानी कि कस्टमर को अपना छोटा सा काम कराने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। पुअर अटेंशन, कस्टमर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन एक्सपीरियंस रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि जो बैंक कर्मचारी है उसके पास
प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है कि वो कस्टमर को हैंडल कर सके। तो ये सारे की सारी जो चीज़ें आती है वो होती है बैड सर्विस में। और उसके बाद गुड सर्विस में देखिए क्या क्या आता है हमारे पास, कॉम्पिटेंसी, कन्वीनियंस, प्रोडक्टिविटी और पर्सनलाइजेशन। यानी कि कन्वीनियंस क्या हो गया, जिसे हम बोलते हैं कि अच्छे से काम करना, ठीक है, सहायता करना। प्रोडक्टिविटी यानी कि ये भी होगा कि काम आप तेजी से करोगे। और पर्सनलाइजेशन हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, ये आती है हमारे पास गुड सर्विस के अंदर। यानी कि आप अच्छे से हैंडल करोगे, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपके जो सेल्फ सर्विस के जो है जो काउंटर है उस पर अच्छे सर्विस दी जा रही है, अच्छे से लोगों जो कस्टमर है उसको अटेंड किया जा रहा है। तो ये सारे की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, ये आती है गुड सर्विस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है द लीस्ट डैट वी कैन डू। यानी कि हम कम से कम ये तो हमें करना ही चाहिए। ये किसकी बात हो रही है, ये आपकी बात हो रही है बैंक एम्प्लॉय की। यानी कि बैंक एम्प्लॉय कम से कम ये काम तो कर ही सकता है। देखिए कौन सा काम है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बैंक काउंटर्स इन टाइम। अब ये एक तो ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले रूल है ये, ठीक है। ये रूल रेगुलेशन के अंदर आता है कि आपका जो काउंटर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ओपन होना चाहिए, और एग्जैक्ट टाइम से पहले जो पर्टिकुलर टाइम है, जो नॉर्म्स है, उससे पहले बंद नहीं होना चाहिए। दूसरा, क्लीनिनेस एंड अनकीप इन ए अनकीप ऑफ प्रीमिसेस। क्लीनिनेस यानी कि जो आपका जो ऑफिस है, यानी कि जो बैंक है वो क्लीन होना चाहिए। अनकीप सॉरी अपकीप क्या होता है, देखिए द कॉस्ट और प्रोसेस ऑफ कीपिंग समथिंग इन ए गुड कंडीशन। यानी कि जो आपका प्रीमिसेस है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना। अभी देखिए ये जो कुछ इस तरीके के जो बीच में आपके पास जो वर्ड्स आया करेंगे जिसका मतलब शायद आपको ना पता हो, तो वो मैं आपको इसमें बता दिया करूँगा। क्योंकि आपका जो इंग्लिश आता है उसमें आपके पास सिनोनियम एंटोनियम भी आ जाता है, आपका आपके पास मीनिंग भी आ जाता है, तो वो भी तैयारी आपके पास होती रहे। तो इसलिए कोई भी ऐसा वर्ड आता है जिसका शायद आपको ना पता हो, तो वो आपको मैं एक्सप्लेन इसमें कर दिया करूँगा। तो अपकीप का मतलब क्या होता है, द कॉस्ट या फिर प्रोसेस ऑफ कीपिंग समथिंग इन ए गुड कंडीशन। अब यहाँ पे जो बात की जाए वो कॉस्ट की नहीं की जा रही है, यहाँ पे की जा रही है प्रोसेस की। यानी कि जो आपका प्रीमिसेस है वो अच्छे से साफ होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सीटिंग प्लान। यानी कि जो आपके पास काउंटर है, यानी कि 1 2 3 जो भी आपके पास काउंटर है। अब ये नहीं है कि मान ले पर्सन को डिपॉजिट कराना है, ठीक है, तो उसने मान लो यहाँ पे मान लो 7th काउंटर है, तो उसने पहले फॉर्म भरा 7th काउंटर पे, उसके बाद वो फर्स्ट काउंटर पे गया, सेकंड काउंटर पे गया, उसको जो उस पर नंबर लगवाने के लिए, उसके बाद वो मान लो 6 काउंटर पे गया। तो इस तरीके से चक्कर नहीं लगने चाहिए किसी भी कस्टमर के। तो जो सीटिंग प्लान है वो अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाना चाहिए। उसके बाद मे आई हेल्प यू, जो मे आई हेल्प यू काउंटर होता है वो होना चाहिए। आईडी कार्ड्स, नेम प्लेट्स, यानी कि जो बैंक एम्प्लॉय है उन सभी की नेम प्लेट होनी चाहिए। यानी कि कौन पर्टिकुलर पर्सन है, उसका जो किस पोस्ट पे है वो, क्या उसका नेम है, ऐसे आईडी कार्ड होने चाहिए। डिस्प्ले ऑफ टाइम नोट्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ताकि किसी भी कस्टमर को परेशानी ना हो कि जो बैंक है उसका ओपन करने का टाइम क्या है और क्लोज करने का टाइम क्या है। ये सारे मेंशन अच्छे तरीके से होने चाहिए। और जो लंच टाइम होता है, वैसे तो रूल के अकॉर्डिंग कोई लंच टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर होना है तो वो मेंशन होना चाहिए। उसके बाद एक्नोलेजमेंट ऑफ ऑल एप्लीकेशन एंड रिक्वेस्ट, यानी कि जो भी एप्लीकेशन आ रही है, चाहे कंप्लेंट की हो या और कोई एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट आ रही है, तो उन सभी को भी एक्नोलेज करना है। उसके बाद कंप्लेंट और सुजेशन बॉक्स, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बैंक के अंदर ये होता है कि हर एक बैंक के अंदर सुजेशन बॉक्स और कंप्लेंट बॉक्स होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कस्टमर्स राइट्स पॉलिसी, यानी कि कस्टमर के कौन कौन से जो राइट्स होते हैं। इट स्पेल्स आउट द राइट्स ऑफ द कस्टमर एंड आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक। यानी कि ये भी क्या है कि बैंक के अंदर, ये आपने देखा होगा, आपके बैंक के अंदर भी होगा कि बैंक के अंदर कस्टमर के राइट्स हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखे होते हैं, ठीक है।
इंग्लिश और हिंदी में, या फिर जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें भी हो सकता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक, ये सभी लिखे होते हैं बैंक के अंदर, यानी कि इसके बैनर लगे होते हैं। दूसरा, द पॉलिसी अप्लाइज टू ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बैंक, और जो पॉलिसी है, ठीक है, यानी कि कस्टमर राइट पॉलिसी है, वो सभी प्रोडक्ट पे और सभी सर्विस पे ऑफर की जाती है बैंक के द्वारा। और इट्स एजेंट्स, या फिर इसके जो भी एजेंट्स हो गए जो एज एजेंट काम करे बैंक का, उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। वेदर प्रोवाइडेड अक्रॉस द काउंटर, चाहे वो काउंटर पे प्रोवाइड की गई सर्विस, फ़ोन पे की गई हो, बाई पोस्ट की गई हो, या फिर थ्रू इंटरेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट और बाई एनी अदर मेथड, तो सभी सर्विसेज पे जो पॉलिसी है वो अप्लाई होंगी। नेक्स्ट है राइट टू फेयर ट्रीटमेंट। ठीक है, यहाँ से आपके पास स्टार्ट हो रहे हैं कि कौन कौन से जो राइट होते हैं। तो फर्स्ट जो राइट होता है राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, यानी कि बोथ द कस्टमर एंड द बैंक हैव ए राइट टू बी ट्रीटेड विद कर्टसी। कर्टसी क्या होता है? शिष्टाचार। हैसले फ्री एंड फेयर ट्रीटमेंट, यानी कि बोथ, यानी कि कस्टमर और बैंक दोनों के पास राइट है कि वो शिष्टाचार से और बिना किसी परेशानी के फेयर ट्रीटमेंट दे। अब ये दोनों पे लागू होती है, बैंक के ऊपर भी लागू होती है कि वो कस्टमर को शिष्टाचार से, अच्छे आचार से, यानी कि और बिना परेशानी के कस्टमर को सर्विस दे। और यही बात होती है कस्टमर के ऊपर भी लागू कि वो अच्छे तरीके से वहाँ पे पेश आए, जो भी उसे काम कराना है अच्छे तरीके से बात करे, वो अपना काम कराए, वहाँ पे कोई वो बेफिजूल की बात ना करे, बेफिजूल की गॉसिप ना करे। ठीक है, तो ये दोनों पे अप्लाई होता है। उसके बाद द कस्टमर शुड नॉट बी अनफेयरली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास कि जो कोई भी कस्टमर है वो अनफेयरली डिस्क्रिमिनेटेड नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेटेड का मतलब क्या होगा कि उसमें पार्शियलिटी आपको नहीं करनी है। ठीक है, किस चीज़ के अंदर नहीं करनी है? सच एज जेंडर, एज, रिलीजन, कास्ट एंड फिजिकल एबिलिटी व्हेन ऑफरिंग एंड डिलीवरिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट, यानी कि किस ग्राउंड पे कि उसका जेंडर क्या है, कि मान लो आप फीमेल को अच्छे से हैंडल कर रहे हो और मेल को हैंडल नहीं कर रहे हो, या एज के हिसाब से कि आप मान लो बुजुर्ग को अच्छे से हैंडल कर रहे हो, लेकिन अगर कोई नौजवान पर्सन आ जाता है, यंग पर्सन आ जाता है, तो उसको आप अच्छे से हैंडल नहीं कर रहे हो। उसके रिलीजन के बेस पे कि वो कौन से रिलीजन का है, कास्ट के बेस पे, या फिर फिजिकल एबिलिटी, कोई डिसेबल पर्सन है, तो ये कोई भी जो ग्राउंड है उसके बेस पे किसी भी कस्टमर को डिस्क्रिमिनेटेड नहीं करना होता, यानी कि उसके बेस पे उसको ना तो जज करना है और ना ही उसके बेस पे उसको सर्विसेज ऑफर करनी है, यानी कि उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, डिफरेंस नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बैंक वुड expect their customer to behave courteously and honestly in their dealings with the bank। ठीक है, और जिस तरीके से कोई भी कस्टमर बैंक से ये उम्मीद करता है, इसी तरीके से बैंक भी क्या एक्सपेक्ट करता है कि जो कस्टमर है वो अच्छे से बात करे, ऑनेस्टली अपना काम कराए। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट टू ट्रांसपेरेंसी, फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग। The bank will make every effort to ensure that the contracts or agreements it frames are transparent, easily understood by and well communicated to the common person। यानी कि बैंक को भी क्या इंश्योर करना चाहिए कि उसके द्वारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा रहे हैं, कोई भी एग्रीमेंट बनाया जा रहा है, मान लो लोन देना है उसको, ठीक है, कोई मोर्गेज कर रहा है, ठीक है, तो सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, एग्रीमेंट है, वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ईजिली अंडरस्टूड होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पारदर्शी का मतलब होता है कि यानी कि अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, ईजिली अंडरस्टूड होना चाहिए, बाई एंड वेल कम्युनिकेटेड टू द कॉमन पर्सन, और जो भी पर्सन है मान लो उसके साथ अच्छे से उसको डिस्कस भी करना चाहिए। यानी कि ट्रांसपेरेंट का मतलब आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, कोई भी हिडन चार्जेस में नहीं होना चाहिए, कोई भी घुमा फिरा के बात नहीं की जानी चाहिए उसके अंदर। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट प्राइस, द एसोसिएटेड रिस्क एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस, कि उसके ऊपर जो प्रोडक्ट का प्राइस है, ठीक है, वो अच्छे से मेंशन होना चाहिए।
एसोसिएटेड रिस्क यानी कि कौन कौन से रिस्क उसमें हो सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के परचेज करने से या सर्विस लेने से, और टर्म्स एंड कंडीशन ये सारे मेंशन होने चाहिए। दैट गवर्न यूज ओवर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कस्टमर एंड बैंक विल बी क्लियरली डिस्क्लोज। और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कस्टमर की और बैंक की, वो भी उसके ऊपर जो मेंशन होनी चाहिए, डिस्क्लोज होने चाहिए कि किसी पर्टिकुलर, मान लो नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग कोई कस्टमर यूज करता है तो उसमें जो कस्टमर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मान लो उसको वो सेफ रखे, उसका जो पासवर्ड है उसको स्ट्रॉन्ग रखे। और इसी तरीके से बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टाइम टू टाइम उस सर्विस को चेक करता रहे। अगर कोई दिक्कत आती है तो बैंक उसकी हेल्प करे। ऐसा नहीं है कि बैंक नेट बैंकिंग जो एक बार दे दी, इंटरनेट बैंकिंग एक बार दे दी और बैंक उसके बाद भूल ही गया कि हाँ भाई जो भी प्रॉब्लम आ रही आप सोल्व करो। तो ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है द कस्टमर विल नॉट बी सब्जेक्ट टू अनफेयर बिजनेस और मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। यानी कि जो कस्टमर है उसको कोई भी अनफेयर बिजनेस या जो मार्केटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है। कौन सी? कोर्सिव। कोर्सिव क्या होता है? यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स। यानी कि कोई आप जैसे बोल सकते हैं कि मान लो कोई पर्सन आया अकाउंट जो अकाउंट में डिपॉजिट करने आया और आपने उसको बिठा लिया कि चलो आपका डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। तो इसी तरीके से ये नहीं कि आप चलो लोन कर देते हैं, आपकी एफडी बनाते हैं। तो इस तरीके से कोई भी फोर्स या फिर धमकी देके कोई भी इस तरीके का ना तो बिजनेस करना है और ना ही ऐसी मार्केटिंग आपको करनी है। कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन, ऐसे कोई भी मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन आपको अपने बैंक में ना तो दिखानी है और ना ही आपको बतानी है। नेक्स्ट, बैंक कैन नॉट थ्रेटन द कस्टमर विद फिजिकल हार्म, exert undue influence or engage in blatant very clear or obvious harassment। इसका मतलब देखिए क्या होगा आपके पास है कि कोई भी जो बैंक है वो कस्टमर को थ्रेटन यानी कि धमकी नहीं दे सकता, ना ही उसको फिजिकल हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है, ना ही कोई इस तरीके का वो कोशिश कर सकता है इन्फ्लुएंस करने की उसको। और एंगेज इन बैलेटेंट, बैलेटेंट क्या होता है? वेरी क्लियर और ऑब्वियस हार्समेंट, यानी कि कोई भी इस तरीके कोई भी हार्समेंट वो जो कस्टमर को नहीं दे सकता, नहीं कर सकता। नेक्स्ट है राइट टू सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी में देखिए क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड शुड बी एप्रोप्रिएट टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर, यानी कि कस्टमर के वो सूट भी करना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए कस्टमर को उसको उसकी नीड होनी चाहिए। एंड बेस्ड ऑन एन असेसमेंट ऑफ द कस्टमर्स फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेज एंड अंडरस्टैंडिंग, और जो कस्टमर है उसकी फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग करके, यानी कि फिर जाके आप कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफर करोगे। अब फॉर एग्जांपल मान लो मैं स्टॉक में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता, ठीक है, अब मैं जाऊं बैंक में अपना क्रेडिट करने या डेबिट करने और बैंक वाले मुझे कहे चलो आपका डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। अब मुझे डीमैट अकाउंट की क्या जरूरत है जब मुझे स्टॉक में कोई डील नहीं करनी है, जब मुझे उसकी कोई नीड नहीं है, तो बैंक मुझे वो क्या है, वो इनएप्रोप्रिएट तरीका है, इनएप्रोप्रिएट प्रोडक्ट है जो कि मुझे मेरे ऊपर थोपने की कोशिश बैंक कर रहा है। तो इस तरीके की कोई भी जो सर्विस है और जो ऑफर नहीं किया जाएगा बैंक के द्वारा। उसके बाद राइट टू प्राइवेसी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाता है। कस्टमर पर्सनल इंफॉर्मेशन टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, कि जो किसी भी कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। अनलेस दे हैव ऑफर्ड स्पेसिफिक कंसेंट टू द बैंक और सच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड अंडर द लॉ और इट इज प्रोवाइडेड फॉर ए मैंडेटेड बिजनेस पर्पज, यानी कि जो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी जब तक कि जो कस्टमर है उसने ऐसा कोई कंसेंट नहीं दिया बैंक को कि आप मेरी इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो, या लॉ के अंडर ऐसा कोई प्रोविजन ना दिया हो, तब तक उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। नेक्स्ट है द कस्टमर इज टू बी इन्फॉर्म अपफ्रंट अबाउट लाइकली मैंडेटेड बिजनेस पर्पज, और अगर किसी भी बिजनेस के लिए जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो यूज की जा रही है तो उसमें भी
कस्टमर को वो चीज़ बतानी होती है। नेक्स्ट है 5, राइट टू ग्रीवेंस रिडेस्ट्रल कंपनसेशन। ठीक है, ग्रीवेंस क्या होता है हमारे पास, यानी कि कोई भी हमारी जो दिक्कत थी, ठीक है, और रिएड्रेसल यानी कि उसका निवारण। ठीक है, ग्रीवेंस हम बोल सकते हैं शिकायत, यानी कि जो शिकायत थी, ठीक है, उसका रिडेस्ट्रल क्या होता है, निवारण, उसका निवारण करना, शिकायत का निवारण करना होता है ग्रीवेंस रिडेस्ट्रल। कंपनसेशन क्या होगा, मुआवजा देना। ठीक है, द कस्टमर has a right to have a clear and easy way to have any valid grievance redressal। अब इसमें देखिए होगा क्या क्या, द बैंक विल आल्सो प्लेस इन पब्लिक डोमेन इट्स कस्टमर ग्रीवेंस redressal पॉलिसी, यानी कि बैंक है कोई भी, उसको ये भी पब्लिक डोमेन में लागू करनी होती है, इसको प्लेस करना होगा कि अगर किसी कस्टमर को कोई भी दिक्कत हो जाती है, कोई उसकी शिकायत है, तो उसका निवारण करना है, जिसे बोलते हैं ग्रीवेंस रिडेस्ट्रल पॉलिसी, यानी कि ऐसी पॉलिसी जो बैंक है उसको बना के रखनी है। इंक्लूडिंग द ग्रीवेंस रिडेस्ट्रल प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, अवेलेबल फॉर द कस्टमर, यानी कि अगर कस्टमर को कोई दिक्कत हो जाती है तो उसका जो निवारण किस तरीके से किया जाएगा, तो वो भी पॉलिसी जो बैंक को बना के रखनी होती है। प्लेस इन पब्लिक डोमेन compensation policy for delay lapse in conducting settling customer transaction within the stipulated time and in accordance with the agreed terms of contract, यानी कि ये भी बैंक को पब्लिक डोमेन में जो प्लेस करना होगा, लागू करना होगा कि कंपनसेशन पॉलिसी फॉर डिले, यानी कि कंपनसेशन पॉलिसी बनानी पड़ेगी, मुआवजे की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, किसके लिए, डिले के लिए। लैप्स इन कंडक्टिंग, कोई कमी अगर पाई जाती है, सेटलिंग कस्टमर ट्रांजैक्शन, कस्टमर की ट्रांजैक्शन को जो सेटल करने में, ट्रांजैक्ट करने में, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो टाइम लिमिट होती है, एंड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीड टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसका जो मुआवजा देना है, ठीक है, या फिर जो डिले हुआ एक पर्टिकुलर टाइम से ज़्यादा, उसके मुआवजा देना है, और उसमें सारी टर्म एंड कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी मान लो उसके अंदर बनाया होता है कि किस तरीके से इसका जो मुआवजा दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, कितने टाइम में दिया जाएगा। नेक्स्ट है एंश्योर टू हैव ए रोबस्ट एंड रिस्पॉन्सिव ग्रीवेंस रिडेस्ट्रल प्रोसीजर, यानी कि जो ग्रीवेंस रिडेस्ट्रल प्रोसीजर है वो रोबस्ट एंड रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रोबस्ट क्या होगा, ताकतवर, यानी कि इफेक्टिव होना चाहिए, और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। क्लियरली इंडिकेट द ग्रीवेंस रिजोल्यूशन अथॉरिटी हु शैल बी अप्रोच्ड बाय द कस्टमर, यानी कि जो भी अथॉरिटी होगी जो कि उसकी शिकायत का निवारण करेगी। ठीक है, तो पहली बात तो जो प्रोसीजर है वो रोबस्ट और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, और जो अथॉरिटी होगी, ठीक है, वो भी क्लियरली इंडिकेट होनी चाहिए कि किस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, किस अथॉरिटी के द्वारा वो आपके पास जो मुआवजा दिया जाएगा या फिर आपकी शिकायत का निवारण किया जाएगा। नेक्स्ट है मेक ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म इजीली एक्सेसिबल टू कस्टमर, और जो शिकायत निवारण होगा वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए कस्टमर के द्वारा। ऐसा नहीं है कि छोटे से काम के लिए उनको बोले कि आप कोर्ट में जाओ, केस करो, जाके कोर्ट में शिकायत करो। ठीक है, तो इजीली एक्सेसिबल मैकेनिज्म होना चाहिए। नेक्स्ट, advise to customer about how to make a complaint to whom such a complaint is to be made, यानी कि किस तरीके से कंप्लेंट करनी है, किसको करनी है, when to expect a reply, कब तक आपको एक्सपेक्ट करना है कि आपका रिप्लाई आ जाएगा, शिकायत का जो जवाब वापस आ जाएगा, एंड व्हाट टू डू इफ द कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द आउटकम, और अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तब आपको क्या करना है। तो ये भी अच्छे तरीके से मेंशन होना चाहिए, कस्टमर को पता होना चाहिए, कस्टमर को आपको बताना है। नेक्स्ट, डिस्प्ले नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द ग्रीवेंस रिडेस्ट्रल अथॉरिटी या फिर नोडल ऑफिसर या फिर CCEO, यानी कि जो ग्रीवेंस रिडेस्ट्रल अथॉरिटी है उसका नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल होना चाहिए, या फिर नोडल ऑफिसर है या कोई भी CCEO है, उन सभी का उसके ऊपर कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए।
द टाइम लिमिट फॉर रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट, यानी कि कितने टाइम में आपकी जो यानी कि कस्टमर की जो कंप्लेंट वो सॉल्व हो जाएगी, वो मेंशन होना चाहिए। विल बी क्लियरली डिस्प्लेड एक्सेसिबल एट ऑल सर्विस डिलीवरी लोकेशन, और सभी डिलीवरी लोकेशन पे होना चाहिए, सभी बैंक्स में होना चाहिए। नेक्स्ट, inform the complainant of the option to escalate his complaint to the banking ombudsman if the complaint is not redressable within the preset time। और कस्टमर को ये जानकारी भी आपने देनी है कि जो कंप्लेनेंट यानी कि जिसने कंप्लेंट किया, ये इन्फॉर्म करना है आपको कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी जो कंप्लेंट है वो जल्दी से हो, एस्केलेट हो जाए, यानी कि वो तेजी हो जाए, उसमें गति उसकी तेज हो जाए, तो वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि इसमें भी ऑप्शन होता है, ऐसा नहीं कि सबसे पहले वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास चले जाए। जैसे अभी की SBI के साथ मेरा कुछ हो गया था, तो उसमें मैंने, अब ऐसा नहीं है कि मैं सीधा बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास चला जाऊँ, पहले तो मैंने RTI लगाई है, ठीक है। RTI का जो जवाब आता है वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, आगे का प्रोसीजर जो भी फॉलो होगा। अब उसके बाद मान लो बैंक को शिकायत करनी है, बैंकिंग ओम्बड्समैन को शिकायत करनी है, लोकपाल को शिकायत करनी है, तो ये सारे अलग अलग होते हैं, ये भी हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इसका एक प्रॉपर जो स्टेप होते हैं कि किसके बाद कहाँ पे जाना है, तो ये भी बैंक ने कस्टमर को बताना है कि अगर आपकी जो या तो आप खुश नहीं हो जो आपका शिकायत का निवारण किया गया है, या फिर आप चाहते हो कि जल्दी हो जाए, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है वो भी कस्टमर को बताने हैं। नेक्स्ट, प्लेस इन पब्लिक डोमेन इंफॉर्मेशन अबाउट बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में बताना है। और अभी तो आपने देखा होगा कि इसकी जो एड्स भी आती हैं, एडवर्टाइजमेंट भी आती है टीवी के अंदर। डिस्प्ले एट कस्टमर कॉन्टैक्ट पॉइंट्स द नेम कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन अंडर हुज जुरिडिक्शन द बैंक ब्रांच पास, और साथ में जो बैंक है उसको बैंक ब्रांच के अंदर जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है उसकी डिटेल भी रखनी है, ठीक है, डिटेल लिख के रखनी है, यानी कि उसको डिस्प्ले करना है। और आपका जो बैंक है वो कौन सी जुरिडिक्शन में आता है वो भी डिटेल आपको बैंक के अंदर प्रोवाइड करानी होती है। नेक्स्ट, फर्दर द बैंक विल एक्नोलेज ऑल फॉर्मल कंप्लेंट विद इन 3 वर्किंग डेज, कि जितनी भी कंप्लेंट आती है, फॉर्मल कंप्लेंट है, वो 3 दिन के अंदर आपको एक्नोलेज करनी है। वर्क टू रिजोल्व विद इन मैक्सिमम 30 डेज, 15 डेज इंटरनली, और मैक्सिमम 30 दिन के अंदर वो यानी कि रिजोल्व आपको कर देनी है, जिसमें 15 दिन इंटरनली है। प्रोवाइड एग्रीव्ड, एग्रीव्ड देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया आपके पास। एग्रीव्ड क्या होगा, अपसेट और एंग्री एट बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, यानी कि प्रोवाइड एग्रीव्ड कस्टमर्स, तो एग्रीव्ड कौन हो गया, वो कस्टमर जो कि एंग्री हो क्योंकि उसको अनफेयरली ट्रीट किया गया, यानी कि उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, या फिर जो अपसेट हो यानी कि किसी भी काम के कारण बैंक के अकॉर्डिंग बैंक के कारण, तो वो होता है एग्रीव्ड। उसके बाद विद द डिटेल्स ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम फॉर रेजोल्यूशन ऑफ ए कंप्लेंट इफ द कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रेजोल्यूशन ऑफ ए डिस्प्यूट और विद द आउटकम ऑफ ए डिस्प्यूट हैंडलिंग प्रोसेस, यानी कि कस्टमर को डिटेल देनी है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम की कि कौन कौन से आपके पास ऑप्शन है, कहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हो, कैसे आपकी कंप्लेंट जो रिजोल्व होगी, ठीक है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप यानी कि कौन कौन से आगे स्टेप फॉलो कर सकते हो, कि सारी की सारी जो डिटेल होती है वो भी कस्टमर को देनी होती है। तो ये था इस वीडियो में कस्टमर राइट पॉलिसी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे ज़्यादा जो आपको बताया मैंने, जो कस्टमर छोड़ के जाता हूँ इसी कारण जाता है कि उनको अच्छे से अटेंड नहीं किया जाता, यानी कि आपकी सर्विस जो है वो अच्छे से आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। और जो SBI के साथ जो भी मेरा इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर वीडियो मैं जल्द लेके आऊँगा, ठीक है, कंप्लीट उसके ऊपर डिटेल दूंगा। तो वो भी जो है वो भी कस्टमर राइट पॉलिसी में ही आती है, ठीक है। अब वहाँ पे मैं गया, ठीक है, जो भी इंसिडेंट था वो आपको बताऊंगा मैं। अब वहाँ पे मुझे अच्छे से अटेंड नहीं किया तो मैंने RTI डाली है, ठीक है। तो शनिवार को डाली थी, 3-4 दिन हुए, तो अभी से उनको फ़ोन आने लग गया कि आप बैंक में आके अपना जो भी आपकी कंप्लेंट है उसको आप रिजॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो लेकिन RTI इसलिए नहीं डाली है, और जो भी चलो इसी के बारे में जो भी होगा उसके लिए वीडियो लेके आएंगे। अभी तो उनका जो फ़ोन ही आ रहे हैं, लेकिन फ़ोन का तो कोई तुक नहीं बनता। जब वो जो RTI में जो मैंने इंफॉर्मेशन मांगी है वो लिख के देंगे,
उसकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपकी इसकी कंप्लीट वीडियो जो मिलते हैं मेल वन स्टडी पे, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी बहुत जल्द। जब सारी पीडीएफ हो जाएंगी तो आपको एक साथ ये सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी, और मॉक टेस्ट भी जल्दी लेके आएंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट पीछे से होती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।